हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 4 तक कर लिए हैं और उससे पहले हम लोगों ने स्पार्क पब्लिकेशन के सारे सेट कर लिए हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और अपने आने वाले एग्ज़ाम में एक बेहतर सहयोग प्राप्त करें। तो ये सिर्फ आपके एसएससी सीजीएल में ही नहीं बल्कि आपके जो अभी आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम है इसमें भी इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। तो चलिए आज हम लोग अपना सेट नंबर 5 करेंगे और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो हमारा यह सेशन तो आप लोग कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट। और आज का सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। और हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो हम लोग को पता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा में लाया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और उसे 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को क्या किया जाता है? तो पारित कर दिया जाता है या मंजूरी दे दिया जाता है। और यही उद्देशिका जो है वो भारत की प्रस्तावना बनती है, ठीक है। तो आप लोग इतना बात इसमें ज़रूर याद रखिएगा। और डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा, किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे तो उनके द्वारा अनुच्छेद 32 को, जो क्या है? तो मूल अधिकार है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? तो संविधान की हृदय या संविधान का आत्मा जो कहा गया है वो किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए मूल अधिकार टोटल कितने हैं? कुल मूल अधिकार जो हैं वो 6 हैं। और ये किस भाग में आते हैं? तो भाग संविधान के भाग 3 में। और अनुच्छेद की अगर बात करें हम लोग तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार आते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें मूल अधिकार में तो ये मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इसी में अगर हम लोग मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो है वो भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये भारत के संविधान में जोड़ा गया था, आप लोग याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि ये मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और अभी कुल वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो कुल वर्तमान में 11 हैं, जबकि जब इसे लाया गया था उस समय कुल 10 थे। और 11वां जो जोड़ा गया है वो क्या जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, तो ये जोड़ा गया। और ये आप लोग कह सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। और ये संविधान के मूल कर्तव्य जो हैं वो संविधान के भाग 4A में, आप लोग याद रखिएगा भाग 4A में। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A में इसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 51A में तो मूल कर्तव्य को आप लोग याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य में एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं कि ये किस समिति की सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व की तो ये भारतीय संविधान में भाग 4 में है। और ये अगर अनुच्छेद की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका आप लोग फटाफट आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या कहा जाता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकटमय वाले काम में नहीं लगाना जो है वो इसके अंतर्गत आता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार एक और होते हैं जो आर्टिकल 23 है। और 23 में क्या कहता है? तो 23 में कहा जाता है कि बेगारी या फिर हम लोग कह सकते हैं बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 के तहत दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और हम लोग इसी में अगर बात करें तो जैसे कि दिया गया है आप लोग के सामने बी में दायित्व स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम लोग इसे जो है वो
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस में आता है, तो आर्टिकल किसके तहत, तो आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और हम लोग इसी में अगर बात करें शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार किस में आता है, तो शिक्षा का अधिकार आप लोग को आता है 21 का ए में, जो जोड़ा गया था कौन सा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। और इसमें क्या किया गया था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और ये लागू कब हुआ था, तो 2010 से ये लागू हो गया था। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। और ये सारे किस तरह के अधिकार हैं, तो ये सारे जो हैं वो मौलिक अधिकार हैं। और मूल अधिकार जो है वो भारत के संविधान के भाग 3 में लिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच लिया गया है। और आप लोग इसमें याद रख सकते हैं कि ये जो डी ऑप्शन में है रोजगार का अधिकार, तो रोजगार का अधिकार जो है वो किस में आता है, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है जो भाग 4 में है। और ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 41 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोग इन सारी बातों को याद रख सकते हैं। और आप लोग इसमें एक बात याद रख सकते हैं, जो मूल अधिकार है वो पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन अब कुल 6 है, क्योंकि उसमें से क्या किया गया है, तो संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल 31 में आता था उसे निकालकर कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है और उसे आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इन सारी बातों को याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो प्रश्न नंबर 3। और 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन, चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है, और वो किस तरह का था, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उसमें क्या था, तो मौर्य काल के प्रशासन का विवरण था। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और याद रखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु, तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा भद्रबाहु। कौन, तो भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो चाणक्य की मदद से आप लोग कह सकते हैं 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने प्राण किस प्रकार से त्यागते हैं, तो संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागते हैं। तो आप लोग ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। और 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, तो चौथा का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे। उपभोक्ता घोषणा के प्रमुख कारण है, तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। क्या कर रहा है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। ठीक है, तो उपभोक्ता शोषण का क्या प्रमुख कारण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सूचना का अभाव भी क्या है, तो उपभोक्ता का शोषण है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति भी क्या है, तो उपभोक्ता का शोषण है। और उपभोक्ताओं की अज्ञानता भी क्या है, तो अज्ञानता के कारण भी उनका शोषण होता है। तो ये सारी बातें सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पे। और छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, तो ये काफ़ी बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग को जरूर पता होगा, तो इसका उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैडम भिखाजी कामा। और मैडम भिखाजी कामा क्या को हम लोग और किस लिए जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, तो 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में तिरंगा फहराई थी, तो इसलिए भी हम लोग मैडम भिखाजी कामा को जानते हैं। ठीक है, और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी क्या किया गया था, तो तिरंगा को फहराया गया था। तो हम लोग ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग अपना
क्या, तो संविधान लागू किए इसी की याद में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। और 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राज्यसभा के सभापति चेयरमैन होते हैं। तो आप लोग को ये क्वेश्चन पता होगा, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा किस तरह का सदन है, तो राज्यसभा अस्थायी सदन है। और राज्यसभा के हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इनके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। और आप लोग याद रख सकते हैं कि राज्यसभा में विधानसभाओं से कुल जो है मैक्सिमम सदस्य कितने चुन के आ सकते हैं, तो 238। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। और अगर राज्यसभा के कुल सदस्य की बात करें, मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, तो 250। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है। और कितने, तो 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश से कितने, तो 31 सदस्य। और अगर बात करें बिहार से, तो बिहार से 16 सदस्य चुन के राज्यसभा में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे। और 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993। ठीक है, और इसमें हम लोग याद रख सकते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को हम लोग याद रख सकते हैं, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो हम लोग का इसका आंसर बताना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो ये गलत है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता क्या होगी, तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी, बात सही है। उच्च मृत्यु दर भी होगी, ये भी बात सही है। उच्च निरक्षरता भी होगा, ये भी बात सही है। और प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो श्रम जो होगा वो ज़्यादा होगा, उच्च होगा, ना कि निम्न होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पे। और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फैफ डुप्लेसिस। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, भोपाल, वो सही उत्तर हो जाएगा। और भोपाल किस राज्य की राजधानी है, तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे। और 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो केरल जो है वो काजू उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। और आप लोग इससे और भी याद रख सकते हैं कि छोटी इलायची का भी उत्पादन जो है वो केरल में सबसे ज़्यादा होता है। और नारियल का भी उत्पादन केरल में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर आप लोग को पता होगा तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो असम में किया जाता है। और सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। और हम लोग को पता है कि बड़ी इलायची का अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन आप लोग से पूछ लिया जाए तो कहाँ होता है, तो सिक्किम में होता है। और केसर का कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, और तमिलनाडु में तालाब से सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे। और 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। तो क्या नाम है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है, तो ये मानी जाती है 1750 बीसी से कहाँ तक, तो 2350 बीसी तक, या
कहीं कहीं आपको 2750 BC भी मिलेगा, ठीक है। और इसका पता हम लोग किससे लगाते हैं, तो इसका पता जो है हम लोग वो कार्बन 14 के जरिए हम लोग इसका आयु का पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पे। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बौद्ध कला या प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमरावती जो है वो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। और अमरावती स्तूप जो है वो सातवाहन काल में बनाया गया था, ठीक है। और यही अगर आप लोग को याद रखना हो तो सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और सांची स्तूप जो है वो भारत में सबसे बड़ा स्तूप है, तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। और 15 नंबर प्रश्न क्या करा, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो महरौली का लौह स्तंभ जो है वो कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे। और 16 नंबर प्रश्न क्या है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 16 का आप लोग आंसर बताइएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों के लिए, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, तो भारत का राष्ट्रीय वाक क्या है, तो सत्यमेव जयते। और कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। और 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें 10 सितंबर की, तो 10 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग 26 कितने, तो अगर 16 सितंबर की बात करें, तो 16 सितंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो ओजोन गैस ओजोन संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग को 15 सितंबर की बात करें, तो 15 सितंबर किस लिए मनाते हैं हम लोग, तो राष्ट्रीय अभियंता मतलब इंजीनियर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं 15 सितंबर को, ठीक है। आप लोग को ये बात पता होगी। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे। और 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आप लोग उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया फैक्टर महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कॉफ़ी उत्पादन के लिए ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए छाया ज़रूरत होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं और इसमें हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो हम लोग को पता है कि ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और यहीं अगर भारत में बात कर लें तो भारत में कर्नाटक राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 19। और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही है, 12 महीने में गन्ना की फसल तैयार हो जाती है। और गन्ना के फसल के लिए 26 से 32 डिग्री टेम्परेचर और 75 से 120 डिग्री वर्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। और गन्ना से क्या होता है, तो चीनी का उत्पादन होता है, ठीक है। और गन्ना के अवशिष्ट से हम लोग को पता है कि अल्कोहल तैयार होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि इथेनॉल भी तैयार होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, मक्का जो है वो रबी की फसल नहीं है। गेहूँ, जौ, सरसों ये तीनों जो है वो रबी की फसल है, ठीक है।
और विश्व में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन जो है वो यूएसए के द्वारा, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे। क्या करा है? भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो इसका आप लोग आंसर बताइए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। और ये कौन थे? तो इन्हें हम लोग राय पिथौरा भी कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। ठीक है, और इन्होंने, आप लोग कह सकते हैं कि तराइन का युद्ध लड़ा था किनके साथ? तो मोहम्मद गोरी के साथ इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा था 1191 में। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो विजय होते हैं और मोहम्मद गोरी को पराजय मिलती है। लेकिन द्वितीय तराइन का युद्ध जो होता है वो 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेते हैं और बाद में उनकी हत्या भी कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। और 1194 में, कब? 1194 आप लोग याद रखिएगा। तो 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, और चंदावर का युद्ध किनके किनके बीच होता है? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है। और जयचंद कौन होते हैं? तो कन्नौज के राजा रहते हैं जयचंद। तो कन्नौज के राजा जयचंद को इस चंदावर के युद्ध में पराजय झेलना पड़ता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचयिता जो हैं वो चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन? तो चंद्रवरदाई। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे। और 22 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो इसका आप लोग आंसर बताइए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक किस वंश के थे? तो तुगलक वंश के थे। और आप लोग याद रखिएगा कि इनका जो शासन था वो 1351 से 1388 तक था। ठीक है, और इन्होंने, या हम लोग कह सकते हैं कि इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास थे। और कितने दास थे? तो 1,80,000 से भी ज़्यादा दास इनके दरबार में थे। ठीक है, और इनके रख रखाव के लिए इन्होंने एक दीवान ए बंदगान विभाग की भी स्थापना किया था। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रख सकते हैं। और दीवान खैरात की भी स्थापना की जाती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दीवान खैरात में क्या किया जाता है? तो मुस्लिम स्त्रियों और विधवाओं के शादी के लिए आर्थिक सहायता की जाती है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि दारुल सफ़ा भी है, तो इनके द्वारा चलाया गया था। तो दारुल सफ़ा क्या था? तो खैराती अस्पताल था दारुल सफ़ा, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, और इनके द्वारा 300 से अधिक हम लोग कह सकते हैं कि नगर बसाया गया था। और अगर आप लोग इसमें याद रखिएगा तो दीवाने विरासत या विराजत जो है वो इनके द्वारा ही स्थापना किया गया था। और ये दीवाने विरासत का जो काम था वो क्या काम था? तो भवन की योजना में धन व्यय के अनुमान लगाना इनका मुख्य काम था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का जाल बनाया गया था, या हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे नहर जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाए गए थे। ठीक है, और हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी इनके द्वारा लगाया गया था। कौन सा सिंचाई कर? तो हक ए सर्व। तो इन सारी बातों को आप लोग याद रख सकते हैं। और आप लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर भी इनके द्वारा लगाया गया था। किनके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखिए इसी में है इल्तुतमिश और बलबन। तो इल्तुतमिश और बलबन जो थे वो गुलाम वंश के थे, और इल्तुतमिश को सल्तनत वंश का कह सकते हैं, या सल्तनत काल का प्रथम शासक कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि सहायक संधि स्वीकार जो है वो किन किन
ने किया था। तो सहायक संधि किनके द्वारा लाया गया था? तो सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और इसे सबसे पहले जो है कब? तो 1798 में, सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा 1798 में क्या किया जाता है? तो सहायक संधि को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैसूर जो है वो मैसूर के द्वारा 1799 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद कौन करते हैं? तो तंजौर के द्वारा 1799 में ही कर लिया जाता है। फिर अवध के द्वारा 1801 में, अवध के द्वारा 1801 में किया जाता है। और फिर पेशवा के द्वारा 1801 में किया जाता है। फिर बरार के भोंसले के द्वारा 1803 में किया जाता है। और फिर सिंधिया के द्वारा 1804 में किया जाता है। जोधपुर, जयपुर, मछेर, तो इन सारे के द्वारा क्या किया जाता है? तो सहायक संधि स्वीकार कर ली जाती है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि पेशवा भी 1801 में, आप लोग याद रख सकते हैं कि 1801 में पेशवा भी कर लिए हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो सहायक संधि स्वीकार कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, रॉलेट कानून। ठीक है, और आप लोग इसमें याद रख सकते हैं क्या? तो गांधी जी का ये प्रथम आंदोलन आप लोग कह सकते हैं कि कौन सा था प्रथम आंदोलन? तो प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब चालू करते हैं गांधी जी? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1920 को ये चालू करते हैं। और ख़त्म कब होता है? तो चौरी चौरा घटना जो 5 फरवरी 1922 में होती है, तो उस घटना के बाद जो होता है तो गांधी जी इस आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर है, कल्पना चावला। ठीक है, तो कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष यात्रा की थी। ठीक है, और कल्पना चावला की कोलंबिया यान में दुर्घटना के कारण क्या होता है? तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। और 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो ये सबसे बड़ा स्रोत है क्योंकि यहाँ से लगभग भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा जो है वो यहीं से ले लिया गया है। ठीक है, और इस अधिनियम में 1935 के अधिनियम में हम लोग कह सकते हैं कि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और 1935 की भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या गया था? तो राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी और केंद्र लेवल पे द्वैत शासन चालू करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। और 27 नंबर प्रश्न देखिए, इसी में भारतीय शासन अधिनियम 1919 भी है, तो इसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें हम लोग याद रख सकते हैं कि इसमें राज्यों को जो है वो द्वैत शासन राज्यों में लागू किया गया था। ठीक है, और भी बातें हैं तो आप लोग इसमें ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है वो बजट जो है वो प्रांतीय बजट जो है केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था 1919 के ही भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, और 10 साल के बाद इसकी समीक्षा के लिए हम लोग को याद है कि साइमन कमीशन जो है वो आया था 1928 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो प्रश्न नंबर 27। और 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई 2030 तक की जाएगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी जो हो जाएगा गेहूं इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। ठीक है, और बैडमिंटन से और कौन कौन से कप हैं? तो नारंग कप है, चड्ढा कप है, अमृत दीवान कप है। तो ये सारे कप आप लोग याद रख सकते हैं। और बैडमिंटन, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये मैंने आपको कल ही बताया था, तो 1934 में। ठीक है, और बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहते हैं। ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 44 फीट, और चौड़ाई होती है 20 फीट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग कह सकते हैं कि चाइना और भारत आ जाते हैं, और चाइना और भारत मिलके ही विश्व का 36% आबादी केवल भारत और चाइना में ही निवास करते हैं। और भारत जो है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, तो आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा, 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में है। ठीक है, और यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है। ठीक है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। तो ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे। और 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूविक्षेपी पवन। ठीक है, जियोट्रॉपिक विंड। तो आप लोग इसमें क्या होता है, तो व्यापारिक पवन जो होती है वो अस्थायी होती है, ये तो आप लोग को पता होगा। और वायु और पवन में क्या अंतर है ये आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वायु और जैसे हम लोग कहते हैं ना हवा है, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, विंड और एयर। तो विंड और एयर में क्या अंतर है ये आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कर बताइए। हम लोग तब तक चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 पे। और 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर। ठीक है, और अगर विषुवत रेखा पर पूछ लिया जाए कि दो देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है, तो दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, दो देशांतर के बीच की दूरी होता है। ठीक है, और दो देशांतर के बीच का समय, या हम लोग कह सकते हैं कि दो अक्षांश के बीच का समय कितना होता है, तो समय अंतराल जो होता है वो 4 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब कुल कितने अक्षांश रेखा है, तो कुल कितने अक्षांश रेखा ये आप लोग बताइएगा, तो कितने हो जाएंगे, तो 179। ठीक है, 179। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 पे। और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, B.S. मिन्हास। ठीक है, तो ये प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और आप लोग से अगर पूछ लिया जाए अगेंस्ट द स्ट्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये गुन्नार मिर्डल या मिर्डल। कौन है? गुन्नार मिर्डल। तो ये किस पुस्तक के हैं, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम, या आप लोग कह सकते हैं
एशियन ड्रामा, ये दोनों पुस्तक के लेखक ये हैं गुनराद मिल्डर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 36 पे। और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी। तो देखिए व से विश्व, व से बैंक और व से वाशिंगटन डीसी। तो आप इसे याद रख सकते हैं वो। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसी में आप लोग देखिएगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। आप लोग इसे याद रखिएगा 1945 में, ठीक है। और यहीं आप लोग से अगर पूछ लिया जाए WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995, जो इससे पहले उसे हम लोग गैट के रूप में, GATT के रूप में जानते थे, ठीक है। और WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 37। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और इसमें अभी जो है वो भारत की तरफ से दलवीर भंडारी जो है इसमें अभी शामिल हैं, किसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज में, ठीक है। अब आप लोग याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1945 में ही इसकी भी स्थापना हुई थी। और आप लोग इसमें याद रख सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। तो ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 38 पे। और 38 नंबर प्रश्न क्या करा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर आप लोग कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। और जयदेव जो थे वो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे। तो इसका आप लोग सही आंसर बताइए। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा चंदेल। तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर बनवाया था। और चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो खजुराहो ही थी। और आप लोग इसमें याद रख सकते हैं कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, तो नानुक। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, नानुक जो थे, नानुक वो चंदेल वंश के संस्थापक थे। और कब स्थापना किया था, तो 831 ईस्वी में, ठीक है। तो और ये खजुराहो कहाँ है, तो खजुराहो जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो के कंदरिया महादेव और चतुर्भुज मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 40 पे। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, S विजयलक्ष्मी, वो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। और शतरंज जो है वो भारत के द्वारा ही विकसित किया गया खेल है, ये आप लोग कह सकते हैं, या इसका प्रथा जो है वो भारत से ही चली है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 41 पे। और 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम से, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 42। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। तो देखिए ये लगता है फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन ऑप्शन अलग है। तो देखिए ए प्रति व्यक्ति निम्न आय, बी में हमारा क्या है, निम्न मृत्यु दर, ये भी सही है। सी क्या है, उच्च निरक्षरता, ये भी सही है। और डी में ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है वो सही है, किसका, तो पिछड़े देशों की विशेषता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में है। तो आपको बताना है ये वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में, ठीक है। तो आप लोग कुछ राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद रखिएगा, जैसे गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और भद्रा अभ्यारण्य कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और
पंजाब में कौन सा है? तो अबोहर अभयारण्य पंजाब में है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये सारे उत्तराखंड में है। और राजस्थान में कौन कौन सा है? तो राजस्थान में केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है। तो ये सारी बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में कौन है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। और मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कान्हा है और पन्ना है और सतपुरा है। तो ये सारे कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो आप लोग सारे राष्ट्रीय उद्यान को जरूर देखिएगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 पे। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। और ये किस तरह का दिखता है? तो देखिए ये कुछ इस तरह का आपको दिखता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो दोहरे त्रिभुजाकार कहा जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह का ये झंडा दिखता है। तो आप लोग देखिएगा ये दोहरे त्रिभुज के शेप में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। और 45 नंबर प्रश्न कह रहा है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर है आचार्य विट्ठलनाथ। तो आचार्य विट्ठलनाथ और उनके पिता वल्लभाचार्य के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। कब? तो 1565 में। ये जो है वो 8 कवियों का संघ हुआ करता था, और जो कृष्ण की लीलाओं पे क्या करते थे? तो अपना ये लोग कृष्ण की लीलाओं पे हम लोग कह सकते हैं कि अपना ये लोग विचार विमर्श करते होंगे, तो इसलिए बनाया गया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1936 और 2000 ईस्वी। तो देखिए कब? तो बंगाल विभाजन होता है 1905 में, ठीक है। और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है कब? तो 1911 में दिल्ली दरबार में। और इसी दिल्ली दरबार में फैसला लिया जाता है क्या? तो बिहार को बंगाल से अलग करने का। और 1912 में जो है बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को क्या किया जाता है? तो उड़ीसा को जो है बिहार से अलग कर दिया जाता है। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर एक नया राज्य बना दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतना ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। और 47 नंबर का प्रश्न क्या करा? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल 1858, ठीक है। और इनके देहांत के बाद इनके भाई जो थे अमर सिंह, उन्होंने नेतृत्व थाम लिया और उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था इस क्रांति को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। और 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का केंद्र आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। और आप लोग कह सकते हैं कि बहावी आंदोलन जो था वो मुस्लिमों के द्वारा चलाया जाता था। और इसके नेता कौन कौन थे? तो इनके नेता जो थे वो इनायत अली और बिलायत अली, ठीक है। तो इनके नेता का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, इनायत अली और बिलायत अली के द्वारा ये बहावी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 पे। और 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्यागराज। तो 3 लोग होंगे, त्रिमूर्ति कह रहा है, तो त्रिमूर्ति में एक त्यागराज हो गए और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे मुथुस्वामी दीक्षितार और तीसरे थे श्यामा शास्त्री। तो इन 3 लोगों को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 पे। और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, शिवहर, ठीक है। और शिवहर का घनत्व कितना है? तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
और अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम, तो न्यूनतम किसका है, तो न्यूनतम घनत्व जो है वो आप लोग याद रखिएगा कि कैमूर जिले का जो है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और ये 2011 जनगणना के अनुसार है। और 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली, सी चंद्रमौली जो थे वो क्या थे, तो जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो गोपालगंज में है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, तो रोहतास में है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, जो है 51 नंबर का। यहाँ से हमारे विज्ञान का प्रश्न शुरू होता है। क्या कर रहा है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो आवाज़ पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि बीच में जो है वो वायुमंडल स्थित नहीं है। ठीक है, निर्वात होने के कारण क्या होगा, तो वो आवाज़ें नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 52। और 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो 52 नंबर का आप लोग आंसर कीजिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CaHCO3 2। तो इसका ये सही आंसर है। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड के मिलने से जल जो है वो अस्थायी कठोर हो जाता है। ठीक है, और अगर अस्थायी कठोर है तो जल को उबालने से उसे दूर किया जा सकता है। ये बात भी आप लोग को याद होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। और 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 घंटे का। ठीक है, विषुवत रेखा पे दिन भी 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे का, और विषुवत रेखा पे दिन और रात दोनों बराबर हो गए 12-12 घंटे। और हम लोग कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा तापमान भी पड़ता है और सबसे ज़्यादा वर्षा भी विषुवत रेखा पे ही होती है। और अगर आप लोग ये याद रखिएगा तो विषुवत रेखीय प्रदेश जो हैं यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 पे। और 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण। ठीक है, वायु क्या है, तो वायु हवाओं का मिश्रण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी में देख लेते हैं पीतल जो है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है। तो पीतल को हम लोग कैसे याद रखते हैं, पिताजी। तो देखिए, पी से हो गया पीतल, और ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जिंक। तो पीतल जो है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। और कांसा जो है वो तांबा और टीन से बना होता है, और कांसा को ही बेल मेटल भी कहते हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और गन मेटल जो है वो तांबा, जिंक और टीन, ये तीनों के मिश्रण से बना होता है गन मेटल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। और 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़। ठीक है, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है। ठीक है, और इंसुलिन की खोज जो है वो बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और रुधिर में मतलब खून में जो है वो ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे ही हम लोग मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 पे। और 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए, अगर इसका आप लोग को पता नहीं होगा तो हम लोग को पता है ये 4 डिग्री सी पे जो होता है वो H2O यानी पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, तो C/5 = F-32 बट्टा कितना, तो 9। इस फॉर्मूला पे अगर आप लोग रखिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। क्या करा है, निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है। तो इसका आप लोग को आंसर बताना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है वो रेप्टाइल में आता है। ठीक है, और बाकी तीनों डॉल्फिन, बाघ और मानव ये तीनों स्तनधारी में आते हैं। तो स्तनधारी क्या करता है, तो बच्चे को जन्म देता है और अपना दूध पिलाता है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 पे। और 58 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो इसमें से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणें। ठीक है, और इसको हम लोग अगर कोई दूसरा किरण पूछ लिया जाए तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा गामा की होती है, फिर एक्स, देखिए गामा एक्स, उसके बाद कौन सा होता है? यूवी। ठीक है, उसके बाद विजिबल, उसके बाद आईआर मतलब इंफ्रारेड, और उसके बाद माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म, और सबसे रेडियो। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? तो आवृत्ति जो है वो घटेगा, आवृत्ति घटेगा, आवृत्ति घटेगा। और अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो तरंग दैर्घ्य अगर ऐसे जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ेगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो है, देखिए गामा से रेडियो की तरफ जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य जो बढ़ेगा। तो आप लोग को देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? एक्स, तो देखिए एक्स किरणें हैं और गामा किरणें हैं, तो एक्स तो गामा से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और पराबैंगनी किरणें हैं, तो पराबैंगनी किरण कहाँ है? ये यूवी यहाँ है। ठीक है, और अवरक्त किरणें कहाँ है? तो ये भी यहाँ, अवरक्त किरणें ये आईआर यहाँ है। इंफ्रारेड को ही अवरक्त किरणें कहते हैं। तो देखिए इंफ्रारेड का इसमें सबसे ज़्यादा हो गया, और वैसे सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का होता है। और अगर किरणों में पूछा जाए तो लाल प्रकाश का जो है वो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, और बैगनी का सबसे कम होता है। ये भी बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 पे। और 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, तो इसका ये रासायनिक नाम हो जाएगा अश्रु गैस का, और इसे हम लोग टीयर गैस भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो CCl3NO, क्या हो जाएगा? NO3 नहीं, NO2। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप लोग इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और हम लोग लाफिंग गैस में किसे जानते हैं? तो लाफिंग गैस में नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या हो जाता है? तो N2O। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 पे। और 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसकी चमक जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दिखाई तो उतना ही देगा मगर उसका जो है वो चमक कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। और 61 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? तो आप लोग को बताना है प्राइमरी कलर जो होता है वो कौन कौन होता है। तो 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा नीला, हरा और लाल जो है वो प्राथमिक रंग है, जबकि मैजेंटा, पीला और आप लोग कह सकते हैं सियान जो है वो द्वितीयक रंग होते हैं, या द्वितीयक रंग हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। और 62 नंबर क्या कर रहा है? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। जेड जॉनसन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। ठीक है, और माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामवेल के द्वारा किया गया था। और टेलीस्कोप का तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। और 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है वो सही उत्तर हो जाएगा मिथोमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, मिथोमोग्लोबिन के कारण ये होता है। और हम लोग इसमें क्या कहते हैं? तो जल में अगर क्या अधिक हो जाए तो नाइट्रेट की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो इस कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। और 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सबसे जटिल कार्बन पदार्थ होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। और 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल का पृष्ठीय तनाव जो है वो घट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। और 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? Mg2F2O2 में P की
ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो फास्फोरस का इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो देखिए मैग्नीज का क्या हो जाएगा, Mg का क्या हो जाएगा, तो Mg का देखिए ये कितने हैं, तो 2 हैं, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस पी कितना है, तो P2 है, तो 2x हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, O कितने हैं, तो O 7 है, और O की वैलेंसी कितनी होती है, मतलब ऑक्सीजन की, तो -2 होती है, तो इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 + 2x - 14, तो इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इधर चला गया, तो 10/2 इक्वल टू 5। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5। और 5 किस में है, तो 5 यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 67 पे। और 67 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैडमियम, ठीक है। तो क्या होता है, रिएक्टर में क्या करता है, तो नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरॉन छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या, तो मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर कौन सा, तो 68। और 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 68 का, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज को बदलता है। क्योंकि ट्रांसफर क्या करता है, निम्न एसी को उच्च एसी में, या हम लोग कहते हैं निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, ठीक है। और ये सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पे ही क्या करता है, तो उपयोगी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 69। और 69 नंबर क्या कह रहा है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का, ठीक है। और प्राकृतिक रबर को हम लोग थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर जो क्रिया होती है उसे हम लोग वल्कनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वल्कनीकरण, ठीक है। और प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब 70 नंबर प्रश्न। और 70 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में, ठीक है। और समताप मंडल जो है उसे हम लोग शांत मंडल या आदर्श मंडल कहते हैं। और पराबैंगनी किरणें को ओजोन मंडल जो है या ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, वो सोख लेती है, ठीक है। चलिए अब देखिए आयनोस्फीयर से क्या होता है, तो रेडियो तरंगे जो है वो वापस आती है, आप लोग को ये भी याद होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 71 पे। और 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्तियाँ मशीन कूट में बदल देने वाली अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहा जाता है, हम लोग कहते हैं बी नंबर ऑप्शन, कंपाइलर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो यह कैसा दिखता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब काला दिखेगा। कोई भी वस्तु किस कलर की क्यों दिखती है, तो जिस कलर को वो क्या करती है, परावर्तित कर देती है, तो उस कलर की दिखती है। तो क्या होगा कि जब हम लोग हरे कलर से की शीशे से देखेंगे लाल फूल को, तो लाल फूल के पास लाल कलर पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो लाल कलर तो परावर्तित करेगी नहीं, तो इस कारण क्या होगा, तो वो काला दिखाई देगा, ठीक है। और हरा कलर जाएगा तो हरा कलर को वो अवशोषित कर लेगी, तो इसलिए वो काला दिखाई देता है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 73। और 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, माइकलसन मोरलेन प्रयोग आधार बना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, आप लोग जल्दी से बताइएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईथर परिकल्पना के पतन का, ठीक है। तो ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना था माइकलसन मोरले की प्रयोग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न नंबर 74। और 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
एक डायोड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक दिशा में चलती है। तो डायोड हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि धारा जो है, हम लोग कह सकते हैं विद्युत धारा केवल एक दिशा में चले, इसलिए हम लोग डायोड लगाते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, तो जब चार्ज हो जाता है मोबाइल, तो अगर लाइन कट जाएगी, तो मोबाइल अगर चार्ज में लगा हुआ है तो डायोड अगर नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा कि मोबाइल वापस से अपन डिस्चार्ज हो जाएगी, और इसीलिए डायोड लगा होता है कि वो धारा जो है फिर से वो उसी परिपथ में वापस नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 पे, और ये आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? डीएनए में प्यूरिन क्षार है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है प्यूरिन किस तरह का क्षार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन व गुआनिन। ठीक है, तो डीएनए में जो है प्यूरिन जो है वो क्षार वो एडेनिन और गुआनिन है। ठीक है, और जो है कुल 4 तरह के बेस होते हैं हमारे डीएनए में, और कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है और थाइमिन होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एडेनिन और थाइमिन जो होता है वो डबल हैलोजन बॉन्ड के तरह जुड़ा होता है, और गुआनिन और कौन सा? तो साइटोकाइनिन, तो ये दोनों ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग से एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कौन कौन सा जुड़ा होता है? तो एडेनिन और थाइमिन, और साइटोकाइनिन और गुआनिन जो है वो किससे जुड़ा होता है? तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है, ये भी हम लोग को पता है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो हमारी जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका हमने लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ज़ोरों शोरों से ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।